Yes, good morning, my dear students. Today we will discuss about the third chapter of your book. The name of this chapter is Features, Problems and Policies of Agriculture. This chapter is related with the Indian agricultural system. So firstly, we have to know about the importance of agriculture in the Indian economy. Mean how agriculture sector is important for the Indian economy. The first point is contribution to GDP. बेटा इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम या इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर contribute in the GDP in a very significant manner. You can see this with the help of data. In 1950 and 51, the percentage share of agriculture sector in GDP was 51%. But in 2018 and 19, the percentage share of agriculture sector in the GDP is 14.4%. तो बेटा यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो परसेंटेज शेयर जीडीपी के अंदर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का ओवर द टाइम डिक्लाइन हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट डाउन हुआ है। इसका मीनिंग ये है बेटा कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है या टर्सरी सेक्टर है, जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे बिल्कुल भी डेवलप नहीं था, वो ओवर द टाइम्स जो है वो मीनिंग इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ, जिसके कारण हमारी जीडीपी के अंदर जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारी जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का मेजर शेयर होता था, वो शेयर कुछ डिक्लाइन हुआ। मीनिंग कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का आउटपुट इंक्रीज हुआ बट शेयर इन जीडीपी डिक्लाइन होता चला गया। वो क्यों डिक्लाइन हुआ? क्योंकि ओवर द टाइम इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस या टर्सरी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का प्रोडक्शन या आउटपुट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। मीनिंग बेटा कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमेशा से ही एक हमारी जीडीपी के अंदर मेजर पार्टिसिपेट करता रहा है। ओके बेटा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 1950 और 51 के अंदर परसेंटेज शेयर 51% था और 2018 और 19 के अंदर 14.4% है। बेटा परसेंटेज शेयर इन जीडीपी जरूर डिक्लाइन हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चरल आउटपुट जरूर इंक्रीज हुआ है। ठीक है बेटा, द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी इज कि एग्रीकल्चर सेक्टर पार्टिसिपेट इन द जीडीपी ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज द सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। बेटा आपको पता होना चाहिए व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वेज गुड्स। तो वेज गुड्स आर द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत नेसेसिटी गुड्स होती हैं, वो सभी वेज गुड्स होती हैं, जैसे वीट, राइस, पल्सेस, बाजरा, मेज, oil seeds, etc. And these all goods are provided by the agriculture sector. चाहे वीट है, चाहे राइस है, एंड मैनी टाइप्स ऑफ पल्सेस है, बाजरा है, मक्का है, ऑयल सीड्स वगैरह है, ये सभी हमें कहां से मिलते हैं बेटा? दे ऑल आर प्रोवाइडेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर। दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इकोनॉमी। Next one is the sources of employment. According to the data, beta, over 50% of working population in India is engaged in the agriculture sector. 50% मतलब मोर देन हाफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम करती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर द पीपल इन इंडिया। लोगों की जीविका कमाने का, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का सबसे मेजर सोर्स जो है वो क्या है बेटा? एग्रीकल्चर सेक्टर है। नेक्स्ट वन इज द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। लाइक बेटा हम बात करते हैं, सपोज दैट वी प्रोड्यूस द शुगर, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? शुगर केन चाहिए। शुगर केन कहां से आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा। समझ में आएगा बेटा? तो एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। इसलिए बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरली जो रॉ मटेरियल है वो कहां से मिलता है? वो एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है।
तो फोर्थ इंपॉर्टेंस इज द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. एग्रीकल्चर सप्लाई इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल लाइक कॉटन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कपड़ा बनाने की इंडस्ट्रीज को कॉटन कहां से मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से. सुगर केन फॉर द शुगर मिल. शुगर मिल्स को शुगर केन कहां से मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से. द नेक्स्ट वन इज द सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स. Beta, many agricultural equipment like tractor, harvester, seed drills, combine, thresher, etc. are made in the industries. इन सबको कहाँ बनाया जाता है? इंडस्ट्रीज के अंदर बनती है. मतलब बेटा बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो ट्रैक्टर बनाती हैं, थ्रेसर बनाती हैं, हार्वेस्टर बनाती हैं, कंबाइंस बनाती हैं, सीड ड्रिल्स को प्रोड्यूस करती हैं. उन सबकी डिमांड कौन करता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर करता है. मीनिंग अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर नहीं होगा तो ट्रैक्टर की डिमांड नहीं होगी, हार्वेस्टर की डिमांड नहीं होगी, थ्रेसर की डिमांड नहीं होगी, सीड ड्रिल्स की डिमांड नहीं होगी, कंबाइंस की डिमांड नहीं होगी. तो बेटा यहां पे जो बहुत सारी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रियल गुड्स जैसे हम बात कर सकते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो फर्टिलाइजर्स बनाती हैं. उन सबकी डिमांड कहां होती है? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होती है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एग्रीकल्चर सेक्टर क्रिएट डिमांड फॉर डिमांड ऑफ दीज गुड्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर. मीनिंग हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा तो बेटा बहुत सारी इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी. द नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड. इट इज द अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कि इंटरनेशनल ट्रेड. Where as you know that what's the meaning of international trade? When we export and import the goods with the rest of the world. जब भी हम rest of the world के साथ goods को export and import करते हैं, that is called the international या foreign trade. तो varieties of agricultural output exported to the rest of the world. बहुत सारे agricultural output जो है rest of the world को export किए जाते हैं. Agricultural sector share in total export is 11.76%. अप्रोक्सीमेट 12% टोटल एक्सपोर्ट का हमारा क्या होता है? एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट होता है, एग्रीकल्चरल आउटपुट होता है. कौन सी चीजें? देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी आगे बताया गया है. इंडिया एक्सपोर्ट क्या क्या करता है? टी, जूट, कैश्यू नट, टबैको एंड सम टाइप्स ऑफ स्पाइसेस. ये सब जो है इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट हैं एंड दे ऑल आर द एग्रीकल्चरल आउटपुट. That's why beta we can say that कि agricultural sector create या जो है agriculture sector contribute in the international trade. Next one is the contribution of domestic trade. बेटा बहुत सारा agricultural output जो है are traded within the country. Many of agricultural output are traded within the country. कंट्री के अंदर बहुत सारा एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो ट्रेड किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक एरिया से दूसरे एरिया से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर उनको बाइंग एंड सेलिंग उसकी की जाती है. तो इसलिए कह सकते हैं बेटा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर कंट्रीब्यूट इन द डोमेस्टिक ट्रेड ऑल्सो. इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि हम बहुत सारे एग्रीकल्चरल आउटपुट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं. और वो डोमेस्टिक ट्रेड जैसे हम बात करते हैं कि पंजाब, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश जहां पे वीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, लेकिन वीट का कंजम्पशन तो ऑल ओवर द कंट्री होता है. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं आसाम के अंदर टी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन टी का कंजम्पशन तो ऑल ओवर द इंडिया होता है. तो क्या होता है बेटा? उसको हम डोमेस्टिकली ट्रेड करते हैं. और उसको डोमेस्टिकली ट्रेड करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है. इट्स 8th पॉइंट इज सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. varieties of agricultural outputs are transported through the railway, through the roadways. That's why beta एग्रीकल्चर सेक्टर इज सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. मतलब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी वर्क जो है वो अवेलेबल करवाता है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू हम जो है विद इन द कंट्री ट्रेड करते हैं, आउटसाइड द कंट्री ट्रेड करते हैं. That's why बेटा 8th point is कि एग्रीकल्चर सेक्टर सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज वेल्थ ऑफ द नेशन. A major component of the country's wealth belong to the agriculture sector, like land. सबसे बड़ी हमारी फिक्स्ड एसेट जो होती है लैंड, दैट इज आवर वेल्थ. ये हमारे नेशन की वेल्थ है. जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है, इट इज द वेल्थ फॉर द नेशन. ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द इरिगेशन प्रोजेक्ट
इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुई है एंड मैनी अदर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर हो सकता है, थ्रेसर हो सकता है, हार्वेस्टर हो सकता है, कंबाइन हो सकती है, दे ऑल आर द फिक्स्ड एसेट्स फॉर द नेशन, दैट इज द वेल्थ फॉर द नेशन। हम कह सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी फॉर द नेशन, ये नेशन की प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी है हमारी, ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि बहुत सारी वेल्थ जो है वो वेल्थ ऑफ द नेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर स्टक है। ठीक है बेटा, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। होप सो आप सबको ये चीजें समझ में आई होगी बेटा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाट्स द फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर क्या है, व्हाट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट्स द फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम। ये इंडिपेंडेंस के टाइम की बात नहीं है, ये अभी की बात है बेटा, एट प्रेजेंट की बात है कि इस टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सिस्टम कैसा है। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट इज लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी है दोनों ही कम है। यहां पे आपको समझना होगा बेटा प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या है, लो प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी मींस आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड के अंदर कितना आउटपुट होता है, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। तो बेटा हमारी प्रोडक्टिविटी जो है इट इज एक्सट्रीमली लो एज कंपेयर टू एडवांस्ड या डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, जो आउटपुट है एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो बहुत ही लो है। यू कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। ये टेबल जो है बेटा प्रिंसिपल्स जो मेन क्रॉप्स होती है उसका कंपैरेटिव लुक आपको शो करती है, और ये डाटा जो है अकॉर्डिंग टू अप्रैल 2014 है। ठीक है जी, हम सबसे पहले राइस की बात करते हैं, चावल की बात करते हैं। इंडिया के अंदर जो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है राइस की वो है 3.6 टन। चाइना के अंदर इट्स अप्रोक्सीमेट डबल 6.8 टन पर हेक्टेयर। वियतनाम जो एक छोटा सा कंट्री है बेटा 5.8 एंड वर्ल्ड की एवरेज बात करें तो वर्ल्ड के अंदर एवरेजली 5.4 टन जो है राइस पर हेक्टेयर प्रोड्यूस होता है, बट इट इन इंडिया इट्स जस्ट 3.6। तो प्रोडक्टिविटी क्या है हमारी, बहुत ही लो है। सेकंड हम वीट का केस देख सकते हैं। इंडिया के अंदर वीट का जो प्रोडक्शन है 3.1 टन पर हेक्टेयर है। चाइना के अंदर इट्स मोर देन डबल 6.5। यूके के अंदर इट्स ट्रिपल 9 टन। और बेटा वर्ल्ड की एवरेज की बात करें तो 3.3 टन पर हेक्टेयर है। इंडिया यहां पे भी वर्ल्ड एवरेज से भी डाउन है। इसी तरह से बेटा मेज मक्के की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर 2.6 टन पर हेक्टेयर है, चाइना के अंदर इट्स डबल 5.8 है, यूएसए के अंदर इट्स अप्रोक्सीमेट 4.4 टाइम्स 10.7, और बेटा वर्ल्ड की एवरेज की बात करें तो 5.6 टन। मीनिंग यहां पे भी इंडिया की प्रोडक्टिविटी जो है, चाहे राइस है, चाहे वीट है, चाहे मेज है, इट्स वेरी डाउन। तो दैट इज ए रोस्ट सिचुएशन हम कह सकते हैं ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम कि द प्रोडक्टिविटी इन द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम इज वेरी लो। अंडरस्टैंड बेटा। सेकंड पॉइंट इज disguised unemployment. I think you all are aware of this word, disguised unemployment. What's the meaning of disguised unemployment, beta? Disguised unemployment is a hidden unemployment, छुपा हुआ unemployment है. And when the numbers of person engaged on a piece of land is much higher than what is actually needed. You can understand this concept with the help of a example. जैसे बेटा कि किसी एक piece of land के ऊपर 10 वर्कर वर्क करके उसका 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बट उसके ऊपर 15 वर्कर अगर लगे हुए हैं तो 5 क्या हैं, डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड हैं, दे आर हिडनली अनएम्प्लॉयड है। इसको आप एक एग्जांपल से, अपने फैमिली एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज दैट आपकी फैमिली के पास 10 एकड़ लैंड है और उसके ऊपर 2 पर्सन जो है अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, उन 10 एकड़ का पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, पूरा आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर अगर 5 पर्सन लगे हुए हैं, 2 की रिक्वायरमेंट है, 5 लगे हुए हैं, तो इसका मतलब 3 क्या है बेटा, दे आर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इट इज ए फीचर, इट इज ए मेन फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। इट इज ए मेन लिमिटेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम कि बहुत मोर देन रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज यहां पे लगे हुए हैं।
समझ में आया बेटा? पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हैं? सर एग्रीकल्चर करता हूं। आपके फादर क्या काम करते हैं? सर वो भी एग्रीकल्चर करते हैं। आपका ब्रदर क्या काम करता है? सर वो भी एग्रीकल्चर करते हैं। भाई ऐसी कितनी जमीन आपके पास है? तो कहता है सर 2 एकड़ है। भाई 2 एकड़ के ऊपर तो एक पर्सन भी काम कर सकता है, तो वहां पे 3 पर्सन क्यों एंगेज्ड हैं? तो वहां पे 2 पर्सन जो हैं वो डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड हैं। और ये बेटा ऑलमोस्ट हर एक फैमिली के साथ है कि और कुछ काम नहीं मिलता तो हम सभी एंगेज्ड हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जबकि हमारे पास पीस ऑफ लैंड बहुत कम है। तो दैट इज ऑल्सो ए मेन फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पे बेटा आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग जरूर समझना है कि इट इज ए हिडन अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन एंगेज्ड ऑन ए पीस ऑफ लैंड इज मच हायर देन व्हाट इज एक्चुअली नीडेड। इफ वी विड्रॉल सम एम्प्लॉयज या सम वर्कर फ्रॉम दिस पीस ऑफ लैंड, प्रोडक्टिविटी कभी भी प्रोडक्टिविटी डाउन नहीं होगी। समझ में आएगा बेटा? नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। Dependence on rainfalls meaning beta there is a lack of permanent means of irrigation facilities. परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, कैनाल नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, पॉन्ड वगैरह नहीं है जिससे परमानेंटली इरिगेट किया जा सके। इसलिए क्या होता है बेटा, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर डिपेंड ऑन रेनफॉल। वो बारिश के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि मेगा बरसेंगे तभी अच्छी प्रोडक्टिविटी, अच्छी फसल होगी। मतलब अगर अच्छी बारिश होती है, गुड रेनफॉल इंप्लाइज द गुड हार्वेस्ट, या एंड लेस रेनफॉल इंप्लाइज द लो प्रोडक्टिविटी। दैट्स व्हाई क्रॉप प्रोडक्शन इज हाईली अनसर्टेन। इसलिए जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत ही अनसर्टेन है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अनसर्टेन? कि जिस टाइम पे अच्छी बारिश होती है अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है, जिस सीजन में अच्छी बारिश नहीं होती अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो दैट इज ऑल्सो ए फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम इज हैवीली डिपेंड ऑन द रेनफॉल। अंडरस्टैंड बेटा? नेक्स्ट है बेटा सबसिस्टेंस फार्मिंग। यहां पे समझना है बेटा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग इज ए system of farming in which we do the farming for the purpose of self consumption or family consumption, not for sell the product in the market. मीनिंग बड़ा सिंपल है बेटा कि जब भी एग्रीकल्चर किया जाता है सेल्फ कंजम्पशन के पर्पज से, कि हमें तो जो खेती कर रहे हैं उसको खुद ही कंज्यूम कर लेंगे, हम मार्केट के अंदर सेल नहीं करेंगे, तो दैट इज द सबसिस्टेंस फार्मिंग। और सबसिस्टेंस फार्मिंग इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। आज भी बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो केवल अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए फार्मिंग करते हैं, केवल और केवल अपने जो है फैमिली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए फार्मिंग करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है बेटा फार्मिंग इन इंडिया इज ए सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड। वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए फार्मिंग करते हैं। दैट द फार्मिंग इन इंडिया इज नॉट मच कॉमर्शियल इन नेचर। कॉमर्शियल फार्मिंग कौन सी होती है बेटा? जहां पे हम कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करके मार्केट के अंदर बेचते हैं। तो इंडिया के अंदर आज भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो सबसिस्टेंस के लिए फार्मिंग करते हैं, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपनी फैमिली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एग्रीकल्चर करते हैं, ना कि मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बेचने के लिए। अंडरस्टैंड बेटा? द नेक्स्ट पॉइंट इज द लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। बेटा आज भी इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम के अंदर बहुत सारे ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल इनपुट्स को यूज किया जाता है। जैसे हम बात कर सकते हैं आज भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पे कल्टीवेट करने के लिए हम जो है आज भी कैटल फोर्सेस को यूज करते हैं, जहां पे आज भी फर्टिलाइजर्स के नाम पे काउ डंग को यूज किया जाता है। इसलिए हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है? डाउन है, कि हम जो है मॉडर्न इनपुट्स को यूज नहीं करते। तो बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज एक्सट्रीमली पुअर। बहुत गरीब है ज्यादातर फार्मर्स। दे आर नॉट एबल टू यूज मॉडर्न इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड मशीनरी फॉर द फार्मिंग। आज भी वो ट्रैक्टर से फार्मिंग नहीं करते। आज भी बहुत सारे हैं जो कैटल फोर्सेस से जो आपके बुल वगैरह होते हैं उनके थ्रू एग्रीकल्चर करते हैं। So that is also a meaning bad feature of Indian agriculture system कि हम जो हैं modern inputs को use नहीं करते। The next point is small and fragmented holding. Small मतलब छोटी holding, fragmented मतलब बेटा छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। जैसे a piece of land is here and a piece of land is there, that is the fragmented holding। जिससे क्या होता है बेटा कि जहां पे छोटे छोटे टुकड़े बटे हुए होते हैं जमीन के, वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है और आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं, सपोज दैट यू हैव द 5 एकड़ लैंड और आपके 5 के 5 एकड़ एक जगह नहीं है, अलग अलग जगह पे है, अलग अलग प्लेस पे है।
तो उससे क्या होगा बेटा, आप जो है उसको बार बार हार्वेस्ट करने के लिए, बार बार कल्टीवेट करने के लिए, बार बार इरिगेट करने के लिए, बार बार उसके अंदर सीड वगैरह डालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाएंगे, जिससे आपका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर 5 के 5 एकड़ एक ही जगह है तो आपकी कॉस्ट कम रहेगी और प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बेटा इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि स्मॉल मतलब छोटी छोटी होल्डिंग है, ऑलमोस्ट फार्मर जो है वो मार्जिनल फार्मर्स है, जिसके पास ज्यादा पीस ऑफ लैंड नहीं है, ज्यादा खेती बाड़ी नहीं है, और फ्रेगमेंटेड है, छोटे छोटे पीसीज ऑफ लैंड है। तो फ्रेगमेंटेड होल्डिंग को आपने समझना है बेटा कि ए पीस ऑफ लैंड इज हेयर एंड ए पीस ऑफ लैंड इज देयर, दैट इज द फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। तो स्मॉल होल्डिंग आर द हिंड्रेंस इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन टू वेज। मतलब बेटा स्मॉल होल्डिंग के कारण जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। कैसे कि मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग बिकम डिफिकल्ट। अगर छोटी छोटी होल्डिंग है, सपोज दैट किसी के पास 1 ही एकड़ जमीन है, ठीक है जी, तो उसके कारण क्या होता है बेटा, वो खुद का ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, वो खुद की कंबाइन नहीं खरीद सकता, वो खुद का थ्रेशर या हार्वेस्टर नहीं खरीद सकता। ठीक है, इसलिए बेटा क्या होता है कि हमारा जो मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग है, जो फार्मिंग के अंदर मशीन वगैरह यूज करने का सिस्टम है, वो स्मॉल होल्डिंग के कारण पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट वन इज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल। बेटा मार्केट के अंदर हम कब बेचेंगे अपना प्रोडक्ट, कब हम कॉमर्शियलाइज फार्मिंग करेंगे, जब हमारे पास सरप्लस बचेगा। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सरप्लस, कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है माइनस फैमिली कंजम्पशन इज इक्वल टू सरप्लस फॉर द, इसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। मीनिंग हमारे पास सपोज दैट 100 क्विंटल गेहूं है, 100 में से हमने 10 क्विंटल घर के लिए यूज कर लिया, तो 90 क्विंटल हम क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। बट अगर हमारे पास 10 क्विंटल ही प्रोडक्शन होता है तो वो तो सेल्फ कंजम्पशन ही करेंगे, मार्केट के अंदर क्या सेल करेंगे। तो इसलिए बेटा जहां पे स्मॉल होल्डिंग होती है, स्मॉल होल्डिंग इंप्लाइज द लो आउटपुट, और लो आउटपुट होगा तो मार्केटेबल सरप्लस नहीं होगा, मार्केट के अंदर बेच नहीं पाएंगे, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बेटा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग के कारण जो है हम ना तो मैकेनाइजेशन कर सकते हैं एग्रीकल्चर का, और ना ही कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो दैट इज ऑल्सो ए फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की छोटे छोटे टुकड़े हैं और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग है। नेक्स्ट वन इज द लैंडलॉर्ड टेनेंट कंफ्लिक्ट। इसको आपने समझना है बेटा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। लैंडलॉर्ड होता है बेटा ओनर ऑफ द सोइल, जमीन का ओनर, एंड टेनेंट होता है टीलर ऑफ द सोइल, जो काम करता है। ठीक है, जिसके अंदर हम आज के अगर मॉडर्न टाइम की बात करें, जो ठेके का सिस्टम है कि हम जमीन को ठेके पे ले लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं। तो यहां पे ह्यूज एरियाज आर कल्टीवेटेड बाय द टेनेंट। टेनेंट कौन है, टीलर ऑफ द सोइल, जो जमीन का ओनर नहीं है, हु आर नॉट द ओनर्स ऑफ द सोइल, जो जमीन का ओनर नहीं है लेकिन वो हार्ड वर्कर है, वो टीलर ऑफ द सोइल है, वो वहां पे काम करता है, ओनर कोई और है। बट बल्क ऑफ द रेवेन्यू इज अप्रोप्रिएटेड बाय द ओनर। जो रेवेन्यू होता है, जो पैसा आता है, उसको कौन ले जाता है, उसको ओनर ले जाता है। ठीक है, लिटल और नो सरप्लस इज लेफ्ट विद द टेनेंट फॉर री इन्वेस्ट। टेनेंट जो हार्डवर्क करता था, उसके पास मार्केटेबल सरप्लस नहीं बचता, मार्केट के अंदर बेचने के लिए उसके पास आउटपुट नहीं बचता, जिससे उसको वो पैसा नहीं मिलता और वो आगे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर री इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मतलब वो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इन सब चीजों को परचेज नहीं कर पाता। मीनिंग जो ज्यादातर प्रोडक्शन होता है उसको लैंडलॉर्ड ले जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर पोजीशन क्या है कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, हार्डवर्क कोई और करता है, जमीन का ओनर कोई और है। तो दैट इज ऑल्सो दैट इज ऑल्सो ए फीचर ऑफ या बैड फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी बेटा, प्रिमिटिव्स होता है प्राचीन, पुरानी टेक्नोलॉजी, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। हमने जो पहले बात की थी कि आप आज भी हम जो हैं कैटल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, आज भी हम जो हैं मीनिंग बैल के साथ खेती करते हैं। वाई, क्यों करते हैं हम ऐसा, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी ऑफ द फार्मर्स। इंडिया के फार्मर्स जो है वो कोई ज्यादा रिच पर्सन नहीं है, दे ऑल आर, दे मोस्ट आर द पुअर। तो इसलिए बेटा वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कम यूज कर पाते हैं, इसलिए भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डाउन है। लास्ट 8 पॉइंट इज प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी। बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी फार्मर्स आर नॉट एबल टू यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाते। वी फाइंड हैवी रिलायंस फॉर कल्टिवेटर ऑन कैटल पावर। कैटल पावर्स के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, मतलब पशुओं से खेती करते हैं, या मैन पावर, या हाथों के साथ खुद मैन पावर से खेती करते हैं, रेदर देन ऑन द मॉडर्न इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर मशीन्स। इन चीजों को हम यूज नहीं करते, जबकि हम हाथों से खेती करते हैं। जैसे हम कल्टीवेटर की बात करते हैं, कल्टीवेशन की बात करते हैं, जैसे हमें अपनी वीट को कल्टीवेट करना है तो आज भी हम हाथों से वीट को कल्टीवेट करते हैं, ना कि कंबाइन से करते हैं।
बहुत सारा एरिया है जहां पे हाथों से वीट को कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है जी, जिसके कारण क्या होता है, प्रोडक्टिविटी डाउन रह जाती है, प्रोडक्टिविटी लो आ जाती है। तो दीज आर सम फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम बेटा, जो आज के टाइम पे फीचर्स हैं, ये हमने 8 पॉइंट इसके डिस्कस किए। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट्स द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। बेटा ये फीचर के साथ ऑलमोस्ट मैच करते हुए पॉइंट्स है, ये सभी हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं आज के टाइम पे हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के सामने। फर्स्ट वन इज द लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट पॉइंट बेटा, कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर डिपेंड ऑन द रेनफॉल, और इसलिए बेटा क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का वो अनसर्टेन है, गुड रेनफॉल होगा तो अच्छा प्रोडक्शन हो जाएगा, अच्छा रेनफॉल नहीं होगा तो प्रोडक्शन कम रह जाएगा। इसलिए बेटा फर्स्ट पॉइंट इज द लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन, डिपेंडेंस ऑन रेन वाटर मेक इंडियन एग्रीकल्चर एक्सट्रीमली वल्नरेबल। वल्नरेबल्स का मतलब होता है असहाय, जिसके ऊपर मतलब हम जो है कि हमें डिपेंड रहना पड़ता है किसी चीज के ऊपर। हम तो एग्रीकल्चर के लिए हम किस चीज के ऊपर डिपेंड है, हम रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है। अगर अच्छा रेनफॉल होगा तो इट इंप्लाइज द गुड मीनिंग प्रोडक्शन, और अगर अच्छा रेनफॉल नहीं होता है तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, ठीक है जी। द नेक्स्ट पॉइंट इज द डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। एग्रीकल्चर सेक्टर के सामने फाइनेंस की भी प्रॉब्लम है, उनके पास पैसा नहीं है, जिसके कारण वो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हैं बेटा, वो लेटेस्ट मशीन्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स ऑफ इंडिया डिपेंड अपॉन द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज फॉर फाइनेंस। नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं बेटा यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, देयर कैन बी टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड अनदर वन इज द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं बेटा ऑल दोज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विच आर गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, विच आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे बैंक्स हैं हमारे, ठीक है, दे ऑल आर द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जहां से हम पैसा ले सकते हैं। लेकिन बेटा अगर हम गांव के अंदर फार्मर्स की बात करें तो वो किससे पैसा लेते हैं, वो महाजन से पैसा लेते हैं, वो मनी लैंडर से पैसा लेते हैं, वो ट्रेडर से पैसा लेते हैं, वो लैंडलॉर्ड से पैसा लेते हैं, जिसको हम गांव के अंदर आड़ती कहते हैं, ठीक है जी। तो वो क्या करते हैं बेटा, जो आड़ती होते हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, महाजन हैं, मनी लैंडर्स हैं, वो हाँ लोन तो दे देते हैं, वो फाइनेंस तो अवेलेबल करवा देते हैं, बट दे चार्ज द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके कारण क्या हो जाता है बेटा, एक जो फार्मर है वो इंडेप्टनेस के अंदर फंस जाता है, वो डेप्ट ट्रैप के अंदर फंस जाता है, और लास्ट में उसको कई बार हम बहुत बार सुनते हैं कि फार्मर ने सुसाइड कर लिया, इस केस तक भी उसको जाना पड़ जाता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। एग्रीकल्चर सेक्टर के पास नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से या एग्रीकल्चरल सेक्टर्स जो फार्मर्स हैं वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से फाइनेंस जो है ग्रैब करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज द कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक मीनिंग बेटा ट्रेडिशनल आउटलुक। आज भी फार्मर्स जो हैं वो सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए फार्मिंग करते हैं, कॉमर्शियलाइज फार्मिंग नहीं करते। आज भी वो कैटल फोर्सेस से फार्मिंग करते हैं, मॉडर्न मशीन से फार्मिंग नहीं करते। आज भी वो जो है काउडंग वगैरह को एज ए फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं करते। तो दीज आर द कन्वेंशनल आउटलुक। Despite the innovative farm technology and farm management practices, Indian farmers continues to rely on the conventional wisdom. आज भी वो पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। They continues to consider farming more as a means of subsistence and less as a business venture. वो आज भी फार्मिंग को बिजनेस की तरह नहीं करते, कॉमर्शियलाइज फार्मिंग नहीं करते, वो आज भी फार्मिंग को सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए करते हैं, अपना काम चलाने के लिए करते हैं, फैमिली को सर्वाइव करने के लिए करते हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम कि यहाँ पे मॉडर्न आउटलुक नहीं है, कन्वेंशनल आउटलुक है, पुराने ख्यालों से खेती की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। ये वही पॉइंट है बेटा, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि ए पीस ऑफ लैंड इज हियर एंड ए पीस ऑफ लैंड इज देयर, एंड जो होल्डिंग जो है वो बहुत मार्जिन सी है, छोटे छोटे किसान है, ज्यादा जमीन उनके पास नहीं है। Then small and scattered holding increase the cost of production and reduce the output. That is also a problem of Indian agriculture system. एक्सप्लोटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस, यहां पे भी आपको बेटा ये पॉइंट हम ऑलमोस्ट पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पे इसको हमने एज ए डिस्कस किया था कि लैंडलॉर्ड टेनेंट कंफ्लिक्ट। यहां पे यही पॉइंट है बेटा, एक्सप्लोटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस। जो एग्रेरियन रिलेशंस है मतलब जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड का रिलेशंस है उसके अंदर एक्सप्लोटेशन है। लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट को एक्सप्लोट करता है। तो relations between the landlords and the tenants is called the agrarian relations. Most landlords are absentee landlords.
बहुत मोस्टली लैंडलॉर्ड्स क्या है, एब्सेंटी है, मतलब वो एग्रीकल्चर नहीं करते। एग्रीकल्चर कौन करता है, टेनेंट्स करता है। और रेम्यूनरेशन, सॉरी, जो रेवेन्यू है वो कौन ले जाता है, वो लैंडलॉर्ड ले जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जो टेनेंट्स है उसके पास बेटा बहुत कम एग्रीकल्चरल आउटपुट बचता है, वो उसको बेच नहीं पाता और उसके पास पैसा नहीं आता और वो रीइन्वेस्ट नहीं कर सकता। दे शेयर द मोस्ट ऑफ आउटपुट, मतलब जो लैंडलॉर्ड है वो मोस्ट ऑफ आउटपुट को तो शेयर कर लेता है, बट डजंट शेयर इन द कोस्ट। कोस्ट के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करता, कोस्ट को शेयर नहीं करता। मतलब कहता है कि खर्चा सारा टेनेंट का, लेकिन जो आउटपुट होगा उसका ज्यादातर पार्ट कौन ले जाता है, लैंडलॉर्ड ले जाता है। दैट इज द एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशनशिप, मीनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स इन इज नॉट गुड इन द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। Landlord always exploit the tenant. Who is landlord? Owner of the soil. And who is tenant? He is tiller of the soil. Okay, beta. Next point is the lack of organized marketing system. Organized marketing system. Beta, majority of the small farmers continue to sell their output in the local market as the reduced rate. मतलब क्या है कि फार्मर्स के लिए कोई भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है। फार्मर जो है ऑलमोस्ट उसको अपनी क्रॉप जो है मार्केट के अंदर बेचनी पड़ती है, जहां पे आड़ती उसकी फसल का रेट लगाते हैं। और बहुत बार इसको बोलते हैं बेटा डिस्ट्रेस सेल्स। डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है कि मजबूरी के अंदर फार्मर को अपनी फसल लो रेट के ऊपर बेचनी पड़ती है, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है। बेटा अगर हम बात करें कि सपोज दैट एक मार्केट के अंदर किसी शॉपकीपर के साथ कोई भी अगर इशू क्रिएट हो जाता है तो सारी मार्केट के शॉपकीपर एक हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन फार्मिंग के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक फार्मर को एक्सप्लॉइट किया जाता है तो बाकी फार्मर्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। जैसे हम बात करते हैं बेटा मार्केट के अंदर से कोई भी चीज, अगर हम कोई भी गुड्स हम परचेज करने जाते हैं तो प्राइस कौन डिसाइड करता है, शॉपकीपर डिसाइड करता है, फैक्ट्री का ओनर हो सकता है वो डिसाइड करता है। लेकिन फार्मर्स का आउटपुट जो है उसका रेट कौन लगाता है, आड़ती लगाता है। मीनिंग देयर इज ए लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम इन द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। समझ में आएगा बेटा। तो बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स हैं जिसको अपना एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो लोकल मार्केट के अंदर लो रेट्स के ऊपर बेचना पड़ता है। क्योंकि बेटा ना तो वो ऐसा है कि वो उसको स्टोर करके रख सकता है, ना ही ऐसा है कि वो उसको ले जाकर के यहां से दिल्ली जाके बेचाए, ऐसा वो नहीं कर पाता। इसलिए उसको लोकल मार्केट के अंदर लो रेट के ऊपर क्या करना पड़ता है, अपना एग्रीकल्चरल आउटपुट सेल करना पड़ता है। तो दैट इज द लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। फार्मर के आउटपुट को बेचने का सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। समझ में आएगा बेटा। तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। Briefly, agriculture in India faces a number of problems ranging from the production to the marketing of the crops. प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम के सामने है। अंडरस्टैंड बेटा। Next point is the reforms in the Indian agriculture system. These point we will discuss in the next class. ठीक है बेटा। तो आज तक के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ये हम जो रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर है ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत इजी सा टॉपिक है और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को ओवर कर देंगे बेटा। तो आप बेटा यहाँ तक इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे। ओके बाय।